नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हाँ, दुर्ग का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम अगला जो संभाग ले रहे हैं वो ले रहे हैं अजमेर संभाग। तो हम इस क्लास में अजमेर संभाग के जो दुर्ग है महत्वपूर्ण उन पर चर्चा करेंगे, उन पर विस्तार से बातें करेंगे। तो अगला संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में देखिए कौन से जिले आते हैं वो देखिए पहले। अजमेर, अजमेर, दूसरा देखिए नागौर, तीसरा देखिए भीलवाड़ा और चौथा देखिए टोंक। तो नागौर अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। तो आज हम अजमेर संभाग के इन 4 जिलों के जो महत्वपूर्ण जो दुर्ग हैं वो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं अजमेर जिले को। अजमेर के दुर्ग, और अजमेर के दुर्ग में पहला जो हम ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो ले रहे हैं तारागढ़ का दुर्ग। ठीक है दोस्तों, श्रेणी की बात करें तो श्रेणी है, यह गिरि दुर्ग है और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बीठली पहाड़ी पर गिरि दुर्ग है और बीठली पहाड़ी पर यह स्थित है। दूसरा श्रेणीगिरी दुर्ग आ गई। अब एक लेखक है पृथ्वीराज विजय, ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ के जो लेखक है वो है जयानक। और दोस्तों पृथ्वीराज विजय जो जयानक का ग्रंथ है, जयानक कश्मीरी पंडित थे, संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है और अजमेर की स्थापना और अजमेर के विस्तार के बारे में इस ग्रंथ में पृथ्वीराज विजय में बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलती है। तो हमें पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से पता चलता है कि अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की और दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, दुर्ग का निर्माण करवाया और इस दुर्ग का नाम रखा उन्होंने अजयमेर। ठीक है, ये पृथ्वीराज विजय के जयानक के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय से हमें पता चलता है कि अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की। तो अजमेर शहर के संस्थापक कौन है? अजयराज चौहान। और शहर के साथ ही उन्होंने एक दुर्ग का निर्माण कराया और उस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? अजयमेर। ये बात। अब दुर्ग के जो उपनाम है वो देखिए आप, उपनाम या अन्य नाम। तो सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि अजमेर राजस्थान के बीच में स्थित है तो इसे पहला तो कहते हैं अरावली का उपनाम, अरावली का हृदय। दूसरा उपनाम है इसका अरावली का अरमान। यह दुर्ग और अजमेर दोनों के बारे में आ रहा है। तीसरा है राजपूताने की कुंजी, क्योंकि इस पर अधिकार होने से समस्त राजस्थान पर अधिकार हो जाता है और यही कारण था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अजमेर को कवर किया था। 4 पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज
सिसोदिया 1505 में अपनी पत्नी तारा के साथ इस दुर्ग में आया था और इस दुर्ग का कुछ जीर्णोद्धार करवाया था, या इसकी मरम्मत करवाई थी, या इसके कुछ भाग का निर्माण करवाया था। और तारा के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़। तो दोबारा देखिए एक बार, अजमेर के दुर्गों में हमने पहला दुर्ग लिया है तारागढ़ का दुर्ग। श्रेणी है, गिरी दुर्ग है, और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है उस पहाड़ी का क्या नाम है? बेटली की पहाड़ी। ठीक है। जयानक का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से पता चलता है कि अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की, अजमेर शहर को बसाया और शहर के साथ एक दुर्ग का निर्माण करवाया, और उस दुर्ग का नाम क्या दे दिया? अजयमेर। क्योंकि पृथ्वीराज विजय में अजमेर की स्थापना के बारे में बहुत विस्तार से उल्लेख मिलता है। दुर्ग के अन्य नामों में लिए हमने अरावली का हृदय, ये चीज अजमेर के बारे में भी लागू हो रही है क्योंकि बीच में है। अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी, कि यदि राजपुताने को खोलना है तो पहले इस कुंजी पर अधिकार करो। और पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था? ये महाराणा रायमल का बड़ा बेटा था, महाराणा सांगा का भाई था। इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। ये अपनी 1505 में अपनी पत्नी तारा के साथ इस दुर्ग में रुका था। इस दुर्ग का कुछ भाग का निर्माण करवाया, इसको जीर्णोद्धार कराया और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। बीटली पहाड़ी पर है और इसी कारण इसको गढ़बीटली भी कहा जाता है, गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। और इस गढ़बीटली दुर्ग के बारे में एक बात और ये भी है, क्योंकि मुगल सम्राट शाहजहां का सेनापति 1644 में यहाँ पर आया था, विठलदास गोड। तो कहता है कि विठलदास गोड जो शाहजहां का सेनापति था, उसके नाम पर भी इसका नाम गढ़बीटली रखा गया था। तो क्वेश्चन जिस तरह से आता है उस तरह से आप देख लेना। तो बीटली पहाड़ी पर होने से इसका नाम गढ़बीटली, और मुगल बादशाह शाहजहां के सेनापति शाहजहां के विठलदास गोड ने भी इसका मरम्मत करवाई थी, उसके नाम पर भी कहते हैं कि इसका नाम गढ़बीटली पड़ा। पादरी बिस्प हैबर नाम याद आ रहा होगा कि ये वही पादरी है जो हमने आमेर के बारे में चर्चा की थी, कि आमेर के बारे में पादरी बिस्प हैबर ने क्या कहा था कि मैंने क्रेमलिन में कुछ देखा, या अल्बर्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी सुंदर है आमेर दुर्ग के महल। तो वही पादरी हैं ये। पादरी बिस्प हैबर ने इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा। ये क्वेश्चन बहुत आ गया है कि किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है? अजमेर के तारागढ़ को। अजमेर के तारागढ़ को पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा? पादरी बिस्प हैबर ने। और पूर्व का जो जिब्राल्टर है वो अफ्रीका और यूरोप, इन दोनों महाद्वीपों के बीच में एक टापू है। तो पूर्व का जिब्राल्टर क्या है? अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप जहां मिलते हैं वहां एक टापू है। और चूंकि ये भी अजमेर के बीच में है, यानी कि अजमेर राजस्थान के बीच में, इसलिए पादरी बिस्प हैबर ने इसको क्या कहा? पूर्व का जिब्राल्टर। और पूर्व का जिब्राल्टर एक द्वीप है, टापू है, और ये पूर्व का जिब्राल्टर नामक टापू अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप जहां आपस में मिलते हैं वहां पर यह स्थित है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए। और यहां पर एक चीज और देखिए आप, इतिहासकार है हरविलास सारदा। ये इतिहासकार भी और समाज सुधारक भी, और अजमेर के रहने वाले थे। इतिहासकार हरविलास सारदा ने इसे
इसे राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग कहा है। ये क्वेश्चन आ गया। अब उन्होंने कैसे कहा है ये पता नहीं। कि अजमेर के तारागढ़ को प्रथम गिरिदुर्ग, राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग किसने कहा? इतिहासकार हरविलास शारदा, जो अजमेर के थे। तो दोबारा देखिए, यहां पर वापस बीटली पहाड़ी पर है, इसलिए इसको गढ़ बीटली भी कहा जाता है। पादरी बिस्प अहबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा, तारागढ़ दुर्ग को। अब पूर्व का जिब्राल्टर अफ्रीका यूरोप महाद्वीप जहां मिलते हैं वहां पर एक छोटा सा द्वीप है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण अजमेर के तारागढ़ पे हुए, और इतिहासकार हरविलास शारदा ने अजमेर के तारागढ़ को राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग बताया है। ओके, आगे देखिए। शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। तो शाहजहां, मुगल सम्राट जो शाहजहां था, उसका सबसे बड़ा पुत्र कौन था? दारा सिकोह, और दारा सिकोह का जन्म तारागढ़ में हुआ था। इसी कारण तारागढ़ दुर्ग को शिया मुसलमानों का तीर्थ कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों दारा सिकोह बहुत ही सुन्नी मुसलमान था, लेकिन बहुत उदार था। सुन्नी होते हुए भी उदार था, इसलिए इसको, ये जन्म होने की वजह से इसको शिया मुसलमानों का तीर्थ भी कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग को। और उत्तराधिकार युद्ध में हारने के बाद दारा सिकोह ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। उत्तराधिकार का युद्ध किनके बीच हुआ था? मुगल सम्राट शाहजहां के 4 बेटों के बीच में, दारा सिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद, और अंत में विजयी कौन रहा? औरंगजेब। उत्तराधिकार युद्ध में हारने के बाद भी दारा सिकोह ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। दुर्ग में मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह है। और दोस्तों मीरान साहब का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, ये उनका वास्तविक नाम था। और ये इस दुर्ग के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और 1202 में इस दुर्ग की रक्षा करते समय ये वीरगति को प्राप्त हुए, अपने प्राणों का न्यौछावर किया इन्होंने। और उसके बाद में फिर इनकी यहाँ दरगाह बन गई। तो दुर्ग में मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह है। मीरान साहब का वास्तविक नाम मीर सैयद हुसैन खिंगसवार था, और ये इस दुर्ग के प्रथम गवर्नर थे जो इस दुर्ग की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। मीरान साहब के दरगाह के पास ही उनके घोड़े की मजार है। तो मीरान साहब की जहां दरगाह है, उसी दरगाह के पास मीरान साहब के घोड़े की मजार है। और पूरे दुनिया में घोड़े की मजार यदि किसी दुर्ग में है तो एकमात्र दुर्ग ये अजमेर के तारागढ़ में है। तो देखिए, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। इसी कारण शिया मुसलमानों का ये तीर्थ कहलाता है। उत्तराधिकार युद्ध में हारने के बाद दारा सिकोह ने यहीं पर शरण ली थी। मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह इसी दुर्ग में है, और मीरान साहब का वास्तविक नाम था मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, जो इस दुर्ग के प्रथम गवर्नर थे, जो 1202 में लड़ते हुए दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनकी दरगाह, जो मीरान साहब की दरगाह है, उसी के पास उनके घोड़े की मजार है, और एकमात्र दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार स्थित है।
दुर्ग में रूठी रानी उमादेवी की छत्री है। और दोस्तों रूठी रानी ये राव मालदेव की रानी थी और जैसलमेर के लूणकरण सेन की पत्नी थी। किसी कारणवश से ये उनसे नाराज हो गई और नाराज होकर के अजमेर के तारागढ़ में रहने लग गई और ये जीवन अजमेर के तारागढ़ में रही। और 1562 में जब मालदेव का निधन हुआ तो उनकी पगड़ी के साथ ये सती हो गई थी। आज भी अजमेर के आसपास इनको लोक देवी के रूप में माना जाता है। तो रूठी रानी उमादेवी की छत्री है। दुर्ग की तलहटी में पृथ्वीराज चौहान थर्ड का स्मारक है। दुर्ग के अंदर जो स्मारक था वो नष्ट हो गया है, लेकिन दुर्ग की तलहटी में आप जाओगे तो ये स्मारक आपको मिलेगा। बहुत ही सुंदर स्मारक है। दुर्ग की तलहटी में ही शीशखाना गुफा है। और दोस्तों ये शीशखाना गुफा गर्मियों बहुत ठंडी रहती है। कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय गर्मियों के दिनों में इसी गुफा में रहते थे। 6 विशाल टाके दुर्ग में, 6 दरवाजे और 14 बुर्ज। राव मालदेव जो मारवाड़ के थे, जोधपुर के महाराजा थे राव मालदेव, उन्होंने नीचे से ऊपर दुर्ग में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी और जिस यंत्र से वो पानी पहुंचाया गया उसका नाम था अरहट। जोधपुर के महाराजा राव मालदेव ने अरहट नामक यंत्र से दुर्ग में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी। जोधपुर के महाराजा राव मालदेव ने अरहट नामक यंत्र से दुर्ग में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। कौन सा यंत्र? अरहट। और दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दुर्ग के अधिकांश भाग को तोड़वा दिया था ताकि यहाँ के राजा इस दुर्ग में मजबूताई से रुक ना सके। तो दोबारा देखिए, दुर्ग में रूठी रानी उमादेवी की छत्री है। रूठी रानी मालदेव की रानी थी और जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। दुर्ग की तलहटी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बहुत ही सुंदर स्मारक है। दुर्ग में स्मारक था वो नष्ट हो गया है, अब नया स्मारक बना है दुर्ग की तलहटी में। दुर्ग की तलहटी में शीशखाना नामक गुफा है जो गर्मियों के दिनों में बहुत ठंडी रहती थी और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस गुफा में गर्मियों के दिनों में विश्राम करने के लिए आते थे। दुर्ग में 6 दरवाजे हैं, 14 बुर्ज हैं और जोधपुर के महाराजा राव मालदेव ने अरहट नामक यंत्र से दुर्ग में नीचे से ऊपर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने दुर्ग के अधिकांश भाग को तोड़वा दिया था ताकि यहाँ के राजा विद्रोह ना कर सके, मजबूताई से रुक ना सके। घूंघट, घुघरी, बांद्रा, इमली, नगारची, श्रृंगार,
ये एक बार क्वेश्चन आया था कि घूंघट ये इस तरह से घूंघट, गुगरी, बांद्रा, इमली, नगारची और श्रृंगार, ये तारागढ़ दुर्ग में क्या है, ये चीज है। तो दोस्तों ये सारी क्या है, ये तारागढ़ दुर्ग की बुर्ज है। तो सारे क्या है, घूंघट, गोगरी, बांद्रा, इमली, नगारची, श्रृंगार तारागढ़ दुर्ग की बुर्ज है। और इसमें 2 पानी के कुंड हैं। एक का नाम है नानाजी का झालरा और दूसरे का नाम है इब्राहिम का झालरा। ये दुर्ग में पानी के 2 जल स्रोत हैं, पानी के कुंड हैं। और दोस्तों ये आपका तारागढ़ पूरा हुआ। अगला दुर्ग है अजमेर का ही है। दूसरा दुर्ग है अकबर का दुर्ग, इसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। अकबर का दुर्ग, ये भी कहां पर है, अजमेर जिले में। श्रेणी की बात करें हम तो श्रेणी भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण 1570 से 72 के मध्य मुगल सम्राट अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण का जो उद्देश्य था वो 2 उद्देश्य थे। एक तो ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करना, क्योंकि ख्वाजा मंदिर चिश्ती को बहुत मानते थे और कहते हैं कि अकबर अपने जीवन काल में अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह पर 14 बार आकर के गए थे। कितनी बार आकर के गए थे? दिल्ली या फतेहपुर सीकरी से 14 बार आकर के गए थे। तो पहला जो उद्देश्य था वह ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करना, ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करना, ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करना। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो उद्देश्य था खजाने को सुरक्षित रखना। किसको? खजाने को सुरक्षित रखना। खजाने को सुरक्षित रखना, क्योंकि राजस्थान में जो उसको आय होती थी उस खजाने को सुरक्षित रखना। तो उद्देश्य 2 थे, एक तो ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करना, दूसरा खजाने को सुरक्षित रखना। दुर्ग के उपनाम भी है। उपनाम में पहला है मैगजीन का दुर्ग। ये अंग्रेजों ने दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने 1801 में अजमेर पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने, और 1818 में इस दुर्ग को शस्त्रागार में बदल दिया और इसका नाम क्या कर दिया? मैगजीन रख दिया इसका नाम, मैगजीन। ठीक है। तो अकबर का दुर्ग, जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं, ये अजमेर के शहर के मध्य स्थित है। श्रेणी की यदि हम बात करें तो ये एक भूमि दुर्ग है। निर्माण 1570 से 72 के मध्य मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। इसके उद्देश्य थे, एक तो ख्वाजा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करना और दूसरा राजस्थान में जो खजाना था उसको सुरक्षित रखना। इसके उपनाम भी हैं। एक तो मैगजीन का दुर्ग कहते हैं इसे। 1801 में
अंग्रेजों ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था और 1818 में इसके शस्त्रागार में इस दुर्ग को बदल दिया था। इसका नाम क्या हो गया? मैगजीन का दुर्ग। और दूसरा जो उपनाम है वो है अकबर का दौलत खाना। तो मैगजीन का दुर्ग ये नाम अंग्रेजों ने रखा। 1801 में अंग्रेजों ने अजमेर पर अधिकार कर लिया और 1818 में इस दुर्ग को शस्त्रागार में बदल दिया, यानी कि हथियार इस दुर्ग में रखना शुरू कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया उन्होंने? मैगजीन का दुर्ग। दूसरा उपनाम है अकबर का दौलत खाना। दोस्तों, इस दुर्ग की नींव कहते हैं कि अकबर ने संत दादू दयाल के हाथों से रखवाई थी। दुर्ग की नींव संत दादू दयाल के हाथों से रखाई थी, क्योंकि संत दादू दयाल से वो बहुत प्रभावित थे। फतेहपुर सीकरी में संत दादू दयाल उनसे मिले भी थे। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण 1805 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। इसका जीर्णोद्धार जो टूट फूट गया था, तो पुनर्निर्माण 1805 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने इसी दुर्ग में बनाई थी। तो 1876 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उस युद्ध की योजना अकबर ने इसी दुर्ग में बनाई थी। ये क्वेश्चन आ गया कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी, तो अकबर के दुर्ग में या मैगजीन के दुर्ग में। 1616 में अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम का जो राजदूत था, तो उसका नाम था सर टॉमस रो। तो 1616 में अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से इसी दुर्ग में मिला था और व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। पहले वो दिल्ली आया, दिल्ली से पता चला कि वो अजमेर में है, तो अजमेर में मिले। तो जहांगीर से 1616 में अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के जो राजदूत थे सर टॉमस रो, वो इसी दुर्ग में मिले थे। 1908 में इस दुर्ग को पुरातात्विक 1908 में इस दुर्ग को राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय में बदल दिया गया, राजपूताना म्यूजियम। तो 1908 में इस दुर्ग को राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसे राजपूताना म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। और 1968 में राज्य सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। दोबारा देखिए, दुर्ग की नींव कहते हैं कि संत दादू दयाल से रखवाई थी अकबर ने। इसका पुनर्निर्माण 1805 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने इसी दुर्ग में बनाई थी। और 1600 में अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से इसी दुर्ग में उन्होंने भेंट की थी और व्यापार की अनुमति प्राप्त की थी। 1908 में इस दुर्ग को राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय में बदल दिया गया, जिसे राजपूताना म्यूजियम भी कहते हैं। और 1968 ईस्वी में राज्य सरकार ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया।
ये आपका हो गया अजमेर क्या, अकबर का दुर्ग। अब हम नागौर के दुर्गों के बारे में चर्चा करते हैं। नागौर के दुर्ग, नागौर जिले के दुर्ग, और सबसे पहले उसमें हम लेते हैं नागौर का दुर्ग। नागौर का दुर्ग दोस्तों, श्रेणी की बात करें तो नागौर का दुर्ग कौन सी श्रेणी में, देखना भूमि दुर्ग है, पारी दुर्ग भी है क्योंकि दुर्ग के दोहरा परकोटा है, और इसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हो क्योंकि नागौर में रेगिस्तान है थोड़ी दूर जाने के बाद में, लेकिन भूमि दुर्ग है, पारी दुर्ग है, और दुर्ग के चारों ओर दोहरा परकोटा है। इसका निर्माण अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास ने 1154 12वीं सदी 1154 में करवाया था। तो निर्माण की यदि बात करें तो अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर, ये वही सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, कि सामंत कैमास ने 1154 में 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के भी उपनाम है। उपनाम में एक तो है नागदुर्ग और दूसरा है नागाला दुर्ग। और दोस्तों इसकी एक विशेषता है, विशेषता क्या है, बहुत बढ़िया, कि बाहर से दुर्ग पर यदि आप तोप का गोला छोड़ेंगे दुर्ग को नष्ट करने के लिए, तो दुर्ग को नुकसान पहुंचाए बिना ही गोला दुर्ग के ऊपर से निकल जाता है, और यदि आप थोड़ा नीचे करते हैं तो बिल्कुल दुर्ग के नीचे लगता है गोला, तो दुर्ग पर तोप का गोला लगता नहीं है, दुर्ग को नुकसान पहुंचाए बिना ऊपर निकल जाता है। विशेषता है बाहर से गोला दागने पर वह दुर्ग को नुकसान पहुंचाए बिना ही दुर्ग के ऊपर से निकल जाता है। ये इसकी विशेषता है। बाहर से यदि हम तोप का गोला दागेंगे तो वह दुर्ग को नुकसान पहुंचाए बिना ही दुर्ग के ऊपर से निकल जाता है। तो नागौर का दुर्ग देखिए, भूमि दुर्ग है, स्थल दुर्ग है, जमीन के ऊपर है, पारी दुर्ग भी है, दुर्ग के चारों ओर दोहरा परकोटा है। निर्माण अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के सामंत कैमास ने 1154 अर्थात 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। इसके दो नाम है, उपनाम है नाग दुर्ग भी कहते हैं इसको, नागाला का दुर्ग भी कहते हैं, और विशेषता है कि बाहर से तोप का गोला दागने पर वह दुर्ग को नुकसान पहुंचाए बिना ही दुर्ग के ऊपर से निकल जाता है। दुर्ग में अमर सिंह राठौड़, दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। और ये अमर सिंह राठौड़ कौन थे? महाराजा गज सिंह के
उत्तर और महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई जोधपुर। तो अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के पुत्र और महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई थे। इनकी उद्दंडता और इनकी इस तरह से की कार्रवाई से इनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था, जबकि उत्तराधिकार के योग्य थे। तो 12 खम्भों की छतरी है। 1570 में मुगल सम्राट अकबर ने इस दुर्ग में नागौर दरबार का आयोजन किया और इस आयोजन में मेवाड़ के महाराणा को छोड़कर के लगभग सभी ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर दी, क्योंकि ये 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया इस दुर्ग में। ये इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य कि इस समय मारवाड़ में अकाल पड़ा हुआ था और इस कारण से इस दरबार का आयोजन किया गया। लेकिन इसी दरबार में लगभग सभी राजपूताने के राजाओं ने मेवाड़ के महाराणा को छोड़ करके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर से राव कल्याणमल और उसका बेटा राय सिंह आया था। जोधपुर से मोटा राजा उदय सिंह, उसका भाई राम आया था और जोधपुर से राव चंद्रसेन भी आए थे, लेकिन वो दरबार में उपस्थित होने से पहले ही निकल गए थे। जैसलमेर का हरराय भाटी आया था और रणथंभौर का सुरजनहाड़ा भी आया था। इन सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी मेवाड़ के महाराणा को छोड़ करके। तो नागौर दरबार का आयोजन किया गया और इस आयोजन के समय उन्होंने यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण कराया। अकबर ने जो नागौर दरबार का आयोजन किया था उसमें शुक्र तालाब का निर्माण कराया था अकाल राहत कार्यों के तहत। ये क्वेश्चन भी आ गया कि शुक्र तालाब का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने कहा नागौर दरबार के समय नागौर दुर्ग में कराया था। तो नागौर दरबार का जो आयोजन हुआ था उसमें समस्त राजाओं ने मेवाड़ के महाराणा को छोड़ करके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इसी समय अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण भी कराया था। दोस्तों, दुर्ग में अकबर की मस्जिद, शीश महल और बादल महल है, ये दर्शनीय स्थल है। और 2007 में साफ सफाई के लिए इसको इस दुर्ग को यूनेस्को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। दोबारा देखिए, दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खम्भों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के पुत्र और महाराजा जसवंत सिंह के बड़े भाई थे। 1570 में अकबर ने नागौर दुर्ग में नागौर दरबार का आयोजन किया। इस दरबार में मेवाड़ के महाराणा को छोड़ करके राजपूताना के सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इसी दरबार के आयोजन के समय उन्होंने शुक्र तालाब का निर्माण कराया। इस दुर्ग में अकबर की मस्जिद, शीश महल और बादल महल हैं और 2007 में साफ सफाई के लिए इस दुर्ग को यूनेस्को एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था। ये आपका नागौर का दुर्ग हो गया। और अब नागौर का जो दूसरा दुर्ग है वो है कुचामन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुचामन का दुर्ग। और ये कहां पर है? कुचामन में कुचामन का दुर्ग कुचामन में, और कुचामन कहाँ है? नागौर में।
तो श्रेणी गिरि दुर्ग है। श्रेणी कौन सी है? गिरि दुर्ग है। निर्माण करवाया था मेड़ता के जालिम सिंह ने। इसका निर्माण मेड़ता के जालिम सिंह ने कराया था। और दोस्तों ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखना। कुचामन दुर्ग को जागीरी दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कहा जाता है। जागीरी दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कहा जाता है। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, उसी तरह से कुचामन के दुर्ग को जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। सामंती या जागीरी दुर्गों का सिरमौर, ये क्वेश्चन आ गया कि जागीरी दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? कुचामन के किले को। ये दुर्ग शत्रु के द्वारा कभी नहीं जीता गया। शत्रु के द्वारा कभी नहीं जीता गया, इसी कारण इसको अणखला दुर्ग भी कहते हैं। शत्रु के द्वारा कभी नहीं जीता गया, इस कारण इसको अणखला दुर्ग भी कहा जाता है। और दोस्तों दुर्ग में वनखंडी महात्मा का धूणा है। वनखंडी महात्मा का धूणा है, बड़े सिद्ध पुरुष थे। और इस दुर्ग के बारे में एक कथन भी है। कथन, ऐसा दुर्ग रानी जाया के पास भले ही हो, ठाकुराइन जाया के पास नहीं हो सकता। और दोस्तों निश्चित बात है कि बड़े दुर्गों का निर्माण रानी जाया का मतलब रानी या राजा का बेटा ऐसे दुर्ग का निर्माण कर सकता है। आम जो राजपूत महिला है उसका जो पुत्र है वो बड़े दुर्गों का निर्माण कहाँ कर सकता है? तो दुर्ग के बारे में देखिए, ऐसा दुर्ग रानी जाया के पास भले ही हो, ठाकुराइन जाया के पास नहीं हो सकता। ये कथन है इस दुर्ग के बारे में। तो दोबारा देखिए, कुचामन का दुर्ग नागौर के कुचामन शहर में है। श्रेणी है, ये गिरि दुर्ग का उदाहरण है और इसका निर्माण मेड़ता के जालिम सिंह ने कराया था। ये जागीरी दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कहा जाता है और शत्रु के द्वारा ये दुर्ग कभी नहीं जीता गया, इसलिए इसको अणखला दुर्ग भी कहा जाता है। वनखंडी दुर्ग में वनखंडी महात्मा का धूणा है और कथन है, ऐसा दुर्ग रानी जाया के पास भले ही हो, ठाकुराइन जाया के पास नहीं हो सकता। और दोस्तों दुर्ग में 5 विशाल टांके हैं। जिस प्रकार से जयगढ़ दुर्ग अपने टांकों के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से कुचामन के दुर्ग भी अपने टांकों के लिए जाता है। टांके मतलब पानी के विशाल कुंड जो बहुत ही गहरे होते हैं, तिरछे होते हैं। और जयगढ़ दुर्ग के टांके तो इतने ज़्यादा गहरे थे कि उनमें बहुत सारे बच्चों का निधन भी हो गया है डूबकर, तो वहाँ जाने से मना भी कर दिया गया है। तो ये कुचामन का दुर्ग है। अब देखते हैं भीलवाड़ा के दुर्ग, क्योंकि भीलवाड़ा भी अजमेर संभाग में है। भीलवाड़ा के दुर्ग, एक तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है
जिसमें दुर्ग नहीं है? कौन सा जिला है? जिला से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात हो रही है, तो दोस्तों ये भीलवाड़ा ही है। तो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का एकमात्र जिला मुख्यालय है, एकमात्र जिला मुख्यालय है जिसमें कोई दुर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। जिला मुख्यालय यानी सिटी की बात हो रही है, शहर में कोई दुर्ग नहीं है। वैसे तो दुर्ग है ही जिले में तो, लेकिन भीलवाड़ा शहर राजस्थान का एकमात्र जिला मुख्यालय है जिसमें कोई दुर्ग नहीं है। अब भीलवाड़ा का जो पहला दुर्ग ले रहे हैं अपन, ले रहे हैं बनेड़ा का दुर्ग। दोस्तों निर्माण के बारे में किसने कराया था ये जानकारी नहीं है, लेकिन इसका निर्माण हुआ था 1730 ईस्वी में। और इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा एकमात्र दुर्ग है जो अपने निर्माण से लेकर आज तक अपनी मूल अवस्था में खड़ा है, यानी कि एक बार निर्माण कार्य किया उसके बाद में उसमें कभी निर्माण कार्य नहीं हुआ, वो है बनेड़ा का दुर्ग। तो इसमें लिखो यह है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो अपने निर्माण कार्य से लेकर आज तक अपने मूल रूप में खड़ा है। तो ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो अपने निर्माण कार्य से लेकर आज तक अपने मूल रूप में खड़ा है। तो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का एकमात्र जिला मुख्यालय है जिसमें कोई दुर्ग नहीं है। बनेड़ा का दुर्ग भीलवाड़ा का दुर्ग है जिसका निर्माण 1730 में हुआ था। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो अपने निर्माण कार्य से लेकर आज तक अपने मूल रूप में खड़ा है। दूसरा दुर्ग है भीलवाड़ा का, लेते हैं अपन मांडलगढ़ दुर्ग। भीलवाड़ा बहुत ही छोटा दुर्ग है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बार इसमें क्वेश्चन आ गए। तो पहला तो श्रेणी की बात करें, श्रेणी तो है ये गिरि दुर्ग। किस श्रेणी का है? गिरि दुर्ग है। और ये बनास, बेडज और मेनाल इनके संगम पर स्थित है। तो बनास, बेडज, मेनाल के संगम के पास है स्थित है ये दुर्ग। और कहते हैं कि इसका निर्माण मांडलिया भील की याद में, ध्यान से देखना, मांडलिया भील की याद में चनाना गुर्जर ने करवाया था। इसका निर्माण मांडलिया भील की याद में किसने? चनाना गुर्जर ने करवाया था। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान देना, डॉक्टर ओझा और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार इसका निर्माण अजमेर के चौहानों ने कराया था। डॉक्टर ओझा और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार इसका निर्माण किसने कराया था? अजमेर के चौहानों ने। इसका पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुमा ने करवाया। पुनर्निर्माण किसने कराया?
मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया। और दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन था कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान की शुरुआत कहां से की, वो मांडलगढ़ दुर्ग से थी। क्वेश्चन आया है, तो यह है अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान की शुरुआत मांडलगढ़ दुर्ग से ही की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध के समय अभियान की शुरुआत कहां से की थी। तो अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान की शुरुआत मांडलगढ़ दुर्ग से की थी। और दोस्तों क्योंकि अकबर की तरफ से मुख्य सेनापति मान सिंह था, तो मान सिंह ने मांडलगढ़ दुर्ग में रुक करके कहते हैं कि कम से कम 2 महीने तक इस युद्ध की तैयारी की, क्योंकि अप्रैल में 1 अप्रैल में ही वो अजमेर से सेना लेकर निकल गया था और मांडलगढ़ में आकर के उसने तैयारी की। उसके बाद में सेना को चारों ओर फैला दिया। तो दोबारा देखिए, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है, गिरी दुर्ग है, ये बनास बेडस मैनाल के संगम पर स्थित है। निर्माण मांडिया भील की याद में चनाना गुजर ने करवाया, लेकिन डॉक्टर ओझा और कवि राजा श्यामल दास के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण अजमेर के चौहानों ने करवाया था। पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था। और अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान की शुरुआत इसी दुर्ग से की थी। और मान सिंह जो अकबर की सेना का सेनापति था, उसने लगभग 2 महीने तक मांडलगढ़ दुर्ग में रुक करके ही युद्ध की तैयारी की थी। टोंक के दुर्ग, तो टोंक में पहला है असीरगढ़। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसे दक्कन की चाबी कहा जाता है। दक्कन की चाबी, असीरगढ़ जो टोंक में, से दक्कन की चाबी कहते हैं कि इसका निर्माण भोला नामक ब्राह्मण ने किया था। और पुनर्निर्माण टोंक के नवाब अमीर खान ने करवाया था। तो असीरगढ़ जो टोंक में है, इसे दक्कन की चाबी कहा जाता है। ये याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। दक्कन की चाबी असीरगढ़, निर्माण भोला नामक ब्राह्मण और पुनर्निर्माण टोंक के नवाब आमिर खान ने। दूसरा है पचेवरा का किला, ये भी टोंक में है। तीसरा है भोमगढ़, ये भी टोंक में है। और शायद काकोड़ का किला, ये भी टोंक में है। तो असीरगढ़ दक्कन की चाबी कहलाता है। निर्माण भोला नामक ब्राह्मण ने, पुनर्निर्माण टोंक के नवाब आमिर खान ने करवाया। पचेवरा का किला टोंक में है, भोमगढ़ टोंक में है, काकोड़ का किला टोंक में है। ये दोस्तों अजमेर संभाग के जो मुख्य दुर्ग थे उनके बारे में हमने चर्चा की। अब एक हमारा लास्ट संभाग रह गया है, कोटा संभाग के दुर्ग। कोटा संभाग के दुर्गों पर हम अगली क्लास में बहुत जल्दी चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।